हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू क्लैरिटी विद मानस। सो आज इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड कंपनी एनालिसिस के इस वीडियो में हम समझेंगे एक ऐसी स्मॉल कैप इनफैक्ट माइक्रो कैप कंपनी के बारे में जो रिसेंटली पिछले कुछ इयर्स में एक B2B बिजनेस से एक B2C बिजनेस बनती हुई जा रही है और कैसे इस कंपनी ने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया है। और आगे बढ़ने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर। सो यहाँ पर अगर मैं किसी भी स्टॉक का नाम लूँ, इट इज़ नॉट अ रिकमेंडेशन। आई एम जस्ट मेकिंग दिस वीडियो टू टेल यू हाउ टू लुक एट कंपनीज, हाउ टू एनालाइज देयर बिजनेस मॉडल्स और कैसे उनको समझ सकते हैं, उनकी सेल्स को, उनकी ग्रोथ को और उनके बिजनेस को। सो जिस कंपनी की आज हम बात करेंगे उसका नाम है थॉमस स्कॉट। सो ये एक अपैरल कंपनी है जो कपड़े बनाती है, फैशन ब्रांड्स, मोस्टली मेंस वियर के लिए और थोड़े बहुत वुमेन्स वियर और अदर अपैरल्स के लिए। तो आज के वीडियो में हम इस कंपनी का बिजनेस मॉडल समझेंगे, कैसे इसका बिजनेस मॉडल चेंज हुआ है पिछले कुछ सालों में और फिर क्या यूनिकनेस है उस बिजनेस मॉडल में, और इस बार के क्वार्टर के जो रिजल्ट्स आए Q4 2026 को और इनफैक्ट कंप्लीट ईयर FY 2026 के रिजल्ट्स जो आए वो कैसे रहे हैं और आगे जाते हुए क्या कंपनी का ग्रोथ आउटलुक है 2027 में, और साथ ही जो उसकी कॉन कॉल हुई थी लास्ट इस क्वार्टर की, उस कॉन कॉल में कंपनी के मैनेजमेंट ने क्या गाइड किया है और क्या एनालिस्ट ने उनसे क्वेश्चंस पूछे थे, उनसे हम कैसे समझ सकते हैं कि कंपनी की क्या डायरेक्शन है। तो सबसे पहले अगर हम बिजनेस मॉडल समझें इस कंपनी का, तो ये कंपनी अगर हम आज से 3-4 साल पहले आप देखेंगे तो इट वाज अ प्योर B2B कंपनी, मेनली B2B कंपनी 4-5 साल पहले तक, जिसमें कि ये कंपनी और जो दूसरी कंपनीज होती थी उनके ऑर्डर के बेसिस पे कपड़े बनाती थी, जिसमें कि जो मेन ब्रांड्स होती थी उनको जो सेल करना होता था वो इनको जस्ट ऑर्डर देती थी कि इतनी शर्ट्स बनाइए, इतनी पैंट्स बनाइए, ये डिज़ाइन है और आपको बनानी है, और ये उनको बना के देते थे। और इस टाइप के B2B बिजनेस में आप जानते हैं कि जो मार्जिन्स होते हैं वो सेलर के हाथ में होते हैं, वही डिसाइड करते हैं कि सॉरी बायर के हाथ में होता है, जो कंपनी ने आपको ऑर्डर दिया है वही डिसाइड करते हैं कि कितने कपड़े के कितने पैसे वो आपसे देंगे हर पर पीस पे, और पूरा नेगोशिएट होकर आपका प्रॉफिट मार्जिन भी वही लोग डिसाइड करते हैं। बट पिछले 3-4 सालों में क्या हुआ है कि कंपनी ने इस B2B बिजनेस मॉडल से कंप्लीटली अपने आप को चेंज करके B2C बिजनेस में ज़्यादा आई है। और ये B2C बिजनेस जो कर रही है ये 2 टाइप का है। पहला तो इन्होंने अपना खुद का ब्रांड लॉन्च किया है, थॉमस स्कॉट ब्रांड, जिसमें ये अपैरल्स बेचते हैं और मोस्टली उसमें मेंस अपैरल हैं, थोड़े वुमेन अपैरल भी हैं और किड्स एंड एक्सेसरीज भी हैं। तो ये ऑनलाइन बेचते हैं इसको मेनली, और साथ ही साथ इनके 6 ऑफलाइन स्टोर्स भी हैं बेंगलोर में, बट मोस्टली ये लोग ऑनलाइन बेचते हैं डिफरेंट वेबसाइट्स, मिंत्रा, अमेजन, फ्लिपकार्ट, इन सब पे। और दूसरी तरफ B2C बिजनेस का एक और पोर्शन भी है जहाँ पे ये लोग लाइसेंस्ड प्रोडक्ट्स बनाते हैं और दूसरे ब्रांड्स के, तो दूसरे ब्रांड्स के लाइसेंस पर ये बनाते हैं। बट ये जो प्रोडक्ट्स जो अपैरल बनाते हैं दूसरे ब्रांड से लाइसेंस लेके, इसमें कंप्लीट वैल्यू चेन इनके हाथ में होता है, फ्रॉम डिसाइडिंग कि क्या बेचना है, उसको डिज़ाइन करना, उसकी मैन्युफैक्चरिंग करना, खरीदना, मैन्युफैक्चरिंग करना, सेलिंग करना, पूरी सप्लाई चेन और पूरी वैल्यू चेन इन्हीं के हाथ में होती है। सो ऑल्दो दीज ब्रांड्स आर नॉट ओन्ड बाय थॉमस स्कॉट, बट क्योंकि ये लाइसेंस लेके इन ब्रांड्स को बनाते हैं सो दे पे अ रॉयल्टी, बट इसकी पूरी वैल्यू चेन उनके हाथ में होती है। इनफैक्ट ये जो लाइसेंसेस होते हैं ये इनके खुद के भी नहीं है इन ब्रांड्स के। एक्चुअली क्या है कि जैसे मिंत्रा है, कुछ फॉरेन ब्रांड्स के लाइसेंस मिंत्रा के पास हैं, कुछ डोमेस्टिक ब्रांड्स हैं जो मिंत्रा ओन करती है, बट मिंत्रा ने उन ब्रांड्स का कंप्लीट वैल्यू चेन आगे आउटसोर्स किया हुआ है थॉमस स्कॉट को, जहाँ पे उन लाइसेंस ब्रांड्स का कंप्लीट वैल्यू चेन की क्या डिज़ाइन करना है, क्या बेचना है, कस्टमर को क्या चाहिए, सब कुछ थॉमस स्कॉट खुद ही डिज़ाइन करता है और पर पीस कुछ रॉयल्टी है जो मिंत्रा को दे देता है। तो ये उस तरीके का बिजनेस साइकिल है। तो एक तरीके से ये 3 तरीके से बेचते हैं आज के टाइम पे थॉमस स्कॉट। एक तो जो इनका पुराना B2B था, थोड़ा बहुत बिजनेस ही उसका अभी भी करते हैं, ऑल्दो ये काफ़ी कम हो गया है पहले से, बट कुछ रेमेंट्स वगैरह रेप्यूटेड ब्रांड्स को अभी भी ये B2B सप्लायर की तरह देते हैं, जो वो लोग मांगते हैं वो उनको देते हैं। दूसरा इनको B2C में खुद का थॉमस स्कॉट का ब्रांड है जो ये लोग अपना खुद ओन करते हैं और उसका सब कुछ ये लोग खुद ही डिसाइड करते हैं। और तीसरा लाइसेंस ब्रांड्स है जो इनको मिंत्रा, अमेजन, कुछ और भी ऐसी कंपनीज है जो इंडिया में बड़ी बड़ी ब्रांड्स का लाइसेंस ओन करते हैं, बट एक्चुअली जो उन ब्रांड्स का काम कराना है वो सारा का सारा आउटसोर्स कर देते हैं थॉमस स्कॉट को, कि क्या बेचना है, क्या डिज़ाइन करना है, क्या बनाना है, कैसे बनाना है और उसको आगे कैसे सेल करना है, इन्वेंट्रीज क्या रखनी है, किससे खरीदना है, कैसे बनाना है और क्या सेल करना है, सारा का सारा इसको आउटसोर्स कर देता है। और पर पीस रॉयल्टी थॉमस स्कॉट मिंत्रा को कुछ देती है, जो मिंत्रा आगे जिस लाइसेंस का उसने लाइसेंस लिया हुआ है जिस ब्रांड से, वो उसको आगे वो रॉयल्टी देती है।
तो ये भी एक तरीके से B2C है। इसमें बस इनको जो फेमस बड़े बड़े ब्रांड्स होते हैं उनसे अगर कुछ ये डिज़ाइन कर रहे हैं तो एक फाइनल अप्रूवल लेना होता है कि दे आर नॉट गोइंग अगेंस्ट द ब्रांड, कोई ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च नहीं कर रहे हैं जो ब्रांड की ओवरऑल इमेज से मैच ना खाता हो। तो इनको एक बेसिक एग्रीमेंट अप्रूवल उस ब्रांड से लेना होता है, बट एक्चुअली क्या डिज़ाइन कर रहे हैं सब कुछ इन्हीं के हाथ में होता है। तो ये एक जनरल इनका बिजनेस मॉडल था। और अगर इनका बिजनेस मॉडल कैसे ट्रांसफॉर्म हुआ ये समझने के लिए अगर इनके आप फाइनेंशियल रिजल्ट्स देखें तो पिछले 3 साल में जो इनका B2B बिजनेस था वो इनफैक्ट डीग्रो हुआ है 50% से। सो 260-270 मिलियन से आई थिंक वो 150-160 मिलियन के सेल्स रह गए हैं उसमें। तो ये अब सिर्फ फोकस कर रहे हैं कुछ ब्रांडेड, कुछ इनके स्पेसिफिक कस्टमर्स उन्हीं को देने के लिए। और जो इनका खुद का B2C थॉमस ट्रोट का ब्रांड था वो पिछले 3 साल में अराउंड 4 to 5x उसकी सेल्स हुई है। और जो इनके लाइसेंस ब्रांड्स थे जो ये मिंत्रा अमेजन के लिए बनाते हैं वहाँ पे सेल्स अराउंड 8 to 9x हुई है। तो ये जो B2C का पूरा सेगमेंट है 8 से 9 गुना लाइसेंस के लिए और 4 to 5 टाइम्स इनके खुद के ब्रांड का बढ़ा है। और जो B2B बिजनेस था वो एक्चुअली में 50% से डीग्रो हो गया। तो आज के टाइम पे अगर आप देखेंगे तो अराउंड 90 to 93% सेल्स इनकी B2C से ही होती है और अराउंड सिर्फ 7% B2B से होती है। और इस ब्रेकअप में अराउंड इनकी 60% सेल्स तक होती है लाइसेंस ब्रांड्स के थ्रू, 35% रेवेन्यू होगा इनका अराउंड अपना थॉमस स्कॉट ब्रांड का, और वही 5 to 6% रेवेन्यू B2B का रहेगी। तो ये इनका पूरा बिजनेस मॉडल था। और इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि इन द लास्ट 1 or 2 years दे हैव वेरी एफिशिएंटली यूज्ड AI इन देयर बिजनेस मॉडल। ये लोग बेसिकली क्या करते हैं कि जो बेचना है उसको डिसाइड करने के लिए, क्या डिज़ाइन करना है वो डिसाइड करने के लिए जो ऑनलाइन ऑर्डर्स आ रहे हैं, जो ऑनलाइन कस्टमर ऑर्डर्स दे रहे हैं उसमें AI का बहुत अच्छे से यूज़ करते हैं। तो इनके 2 AI मॉडल्स है, एक Threads.ai और एक Catalog.ai। तो Threads.ai जो मेन इनका मॉडल है जो ये डिसाइड करता है कि क्या इनको बनाना है, क्या डिज़ाइन करना है, वो कॉन्स्टेंटली ट्रैक करता है कि ऑनलाइन जो डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, अमेजन, फ्लिपकार्ट, जो डिफरेंट ऐप्स हैं, इसमें कस्टमर की क्या प्रेफरेंसेस है, कस्टमर क्या सर्च कर रहा है, उस पर क्या ऑर्डर कर रहा है। इसमें ये अपने ब्रांड्स को तो देखते ही हैं क्या बिक रहा है, बट वो एक जनरल भी ट्रैक करते हैं पूरा मार्केट, क्योंकि इन सारी वेबसाइट्स पे पब्लिकली अवेलेबल रहता है कि इनके टॉप सेलिंग मॉडल्स कौन से हैं, टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स कौन से हैं। ये पब्लिकली बताते हैं कि दिस शर्ट इज़ इन द टॉप 20 सेलिंग। और साथ ही साथ जो रिव्यूज़ होते हैं उन वेबसाइट्स पे, जिस प्रोडक्ट के ज़्यादा रिव्यूज़ होते हैं उसका मतलब उसकी सेल्स ज़्यादा हो रही है। तो पब्लिकली ऑल दो इनको दूसरे कंपटीटर के प्रोडक्ट्स की एग्जैक्ट सेल्स नहीं पता कर सकते, बट दे कॉन्स्टेंटली ट्रैक कि किसके रिव्यूज़ बढ़ रहे हैं, किसकी वेलोसिटी या रिव्यू बढ़ने की कौन सा प्रोडक्ट है, कौन सा प्रोडक्ट टॉप सर्चेज में ऊपर आ रहा है, कौन सा प्रोडक्ट्स टॉप 20 सेलिंग में आ रहा है कस्टमर कंपटीटर का, या कोई भी टाइप का डिज़ाइन। तो जिसके तेज़ी से रिव्यू बढ़ रहे हैं उसका मतलब सेल्स का वॉल्यूम भी उतनी तेज़ी से ही बढ़ रहा है। तो इससे डिसाइड करते हैं कि कस्टमर की प्रेफरेंस कैसे चेंज हो रही है, क्या डेनिम की शर्ट्स ज़्यादा बिक रही हैं, या फिर कॉटन की लूज शर्ट्स ज़्यादा बिक रही हैं, या ब्लू कलर ज़्यादा बिक रहा है, रेड कलर ज़्यादा बिक रहा है। इनका ये Threads.ai का जो ऐप है ये पूरी तरीके से इसको ट्रैक करता है, और इस ट्रैकिंग के बेस पे ही ये बताता है इनको कि क्या कस्टमर की प्रेफरेंस है और आज के टाइम पे इनको क्या बनाना चाहिए, क्या डिज़ाइन करना चाहिए और क्या प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहिए। और ये अपना पूरा बिजनेस मॉडल भी एसेट लाइट रखते हैं। कोई भी अगर नया डिज़ाइन लेके आए तो उसकी स्टार्टिंग में काफ़ी कम इन्वेंट्रीज 100-120 इन्वेंट्रीज ही बनाते हैं और उसको फिर ऑनलाइन लॉन्च करते हैं और फिर देखते हैं किस पे क्लिक्स ज़्यादा आ रहे हैं, किस कलर पे ज़्यादा क्लिक्स आ रहे हैं, किस स्टाइल पे ज़्यादा क्लिक्स आ रहे हैं, और वही पीछे से बनाते हैं। तो ये पूरी तरीके से ये जो इन्होंने अपना बिजनेस मॉडल ऑनलाइन सेलिंग के ऊपर ऐसे बनाया है कि ये कम से कम इन्वेंट्रीज रखें, साइजेस भी वही बनाए जो ज़्यादा दिखते हैं, कलर्स भी वही बनाए, और AI का जो मॉडल है Threads.ai उसको ऐसे यूज़ करें कि जो भी ऑनलाइन वर्ल्ड में कीवर्ड्स चल रहे हैं, सर्चेस चल रही हैं, उसके हिसाब से डिसाइड कर सके कि क्या बेस्ट आजकल चल रहा है, कौन सा स्टाइल ट्रेंडिंग है और क्या प्रोडक्ट आसानी से बिकेगा। और जो दूसरा Catalog.ai इनका AI मॉडल है वो बेसिकली प्रोडक्ट्स का कैटलॉग करने के लिए, उनका AI मॉडल से उनकी फ़ोटोग्राफी खींचने के लिए। तो आजकल जो फ़ोटोशूट्स भी सारे होते हैं वो भी एक्चुअल होते नहीं हैं, प्रोडक्ट को डिज़ाइन करके AI जनरेटेड मॉडल्स आ जाते हैं, AI जनरेटेड कैटलॉग सारी बन जाती है, तो इनको शूटिंग के भी खर्चे नहीं करने पड़ते अपने प्रोडक्ट्स कैटलॉग बनाने के लिए, वो सारी चीज़ Catalog.ai इनका कर देते हैं। सो AI का भी काफ़ी इफेक्टिवली इन्होंने यूज़ किया पिछले 1-2 सालों में। सो जो न्यू जनरेशन ऑफ एंटरप्रेन्योर्स में आए, बेसिकली जो ओल्डर जनरेशन के बाद जो उनके नए यंगर बच्चे आए, they have used these AI models quite effectively in the business.
सो ये इनका बिजनेस मॉडल था। सेकेंडली अगर इनके आप इस क्वार्टर के और इस साल के रिजल्ट्स देखेंगे, बिजनेस के रिजल्ट्स, तो रेवेन्यू अराउंड 60% से ज़्यादा से ग्रो किया है ईयर ऑन ईयर इस क्वार्टर में, और पूरे साल में भी अराउंड 60% से ग्रो किया है। और जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो भी अराउंड 45% से ग्रो किया है, और एबिडा भी मोर देन 60% से ग्रो किया, और मार्जिन्स भी अराउंड इनके 40% एबिडा मार्जिन्स रहे हैं, और मार्जिन्स धीरे धीरे इंप्रूव भी हो रहे हैं क्वार्टर एंड क्वार्टर। और बेसिकली ये जो B2B बिजनेस से B2C बिजनेस बन रहा है, इसमें सबसे बड़ा पॉइंट ये भी रहता है कि मार्जिन्स इंप्रूव होते हैं। कि पिछले आप इनका 3 साल पहले का मार्जिन देखेंगे तो अराउंड 3-4 साल पहले इनका 7% का एबिडा मार्जिन था, जो आज बढ़ते बढ़ते 3-4 सालों में आज 14% तक हो चुका है। सो ये जो इनका पूरा मार्जिन इंप्रूवमेंट हुआ पिछले 3-4 सालों में, इनका मेजर रीज़न यही है कि ये B2B से B2C बने हैं, प्रीमियमाइजेशन की तरफ गए हैं। जो ये बड़े ब्रांड्स के लाइसेंस लेके प्रोडक्ट बना रहे हैं वो महंगे प्रोडक्ट्स हैं, तो उन ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स भी प्रीमियम है, जो प्रीमियम कस्टमर्स के लिए हैं, और उसमें ये रॉयल्टी देने के बाद भी अच्छा खासा एबिडा मार्जिन बना पाते हैं। और ऐसे ही आप पिछले इनकी 2-3 साल की ग्रोथ रखेंगे तो काफ़ी तेज़ी से रही है, मोर देन 50-60% इनका रेवेन्यू ग्रो किया है पिछले 2-3 साल से हर साल, और उसी तरीके से इनके प्रॉफिट्स भी ग्रो किए हैं। नेक्स्ट अगर इनकी कॉन कॉल पे आते हैं, रिसेंटली इस क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स के बाद मैनेजमेंट ने कॉन कॉल करी थी, तो हम समझेंगे क्या कॉन कॉल की हाइलाइट्स रही और क्या मैनेजमेंट ने गाइड किया इस कॉन कॉल में। तो ग्रोथ को लेके मैनेजमेंट ने बोला दे आर वेरी पॉजिटिव, और पास्ट में जैसी ग्रोथ रही है उसी टाइप की ग्रोथ को आगे ये उसी तरीके से कंटिन्यू करना चाहते हैं, और अपना फुटफॉल बढ़ाने के लिए ये डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स, प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ और डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स की फुटप्रिंट ऑल ओवर इंडिया में बढ़ा रहे हैं, ताकि ये जो ऑनलाइन ऑर्डर्स होते हैं उनको फुलफिल करने के लिए इनके डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क ऑल ओवर इंडिया में रहे, ताकि आसानी से अपने कस्टमर्स के पास पहुंच सके। और एक इनके फुलफिलमेंट सेंटर्स होते हैं जिसमें फाइनल टचेस दिए जाते हैं एपरल्स को कंप्लीट करने के लिए। तो करेंटली इनके पूरे इंडिया में फुलफिलमेंट सेंटर्स नहीं है, कुछ रीजंस में है, कुछ जगह नहीं है, तो वो पूरे इंडिया में एक्सपेंड करने को मैनेजमेंट ने बोला है। और कॉन कॉल में इनको काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चंस पूछे गए इस बार। जैसे शुरू में एक क्वेश्चन पूछा गया कैश फ्लो के लेके, बिकॉज इनके कैश फ्लोज अभी भी नेगेटिव, और मैनेजमेंट से पूछा गया क्या इनका कोई प्लान है अपने कैश फ्लो को पॉजिटिव करने का। तो इनका जो जवाब था वो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी सही लगा। इन्होंने बोला कि वी आर अ ग्रोइंग कंपनी, और हम काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं, और हमारे ग्रोथ का जो प्लान है वो कंपेयर टू ROC अगर देखेंगे अराउंड 24-25% का हमारा ROC हो गया, बट हमारी ग्रोथ उससे काफ़ी ज़्यादा है, 50-60% से ग्रो कर रहे हैं और ग्रोथ करना चाहते हैं। तो इस टाइप की ग्रोथ में हम पॉजिटिव कैश फ्लो नहीं रख सकते, इट इज़ नॉट पॉसिबल, और हमारा अभी नियर टर्म में कोई प्लान भी नहीं है ऐसा कि हम कैश फ्लोज को पॉजिटिव करें। तो ये क्वेश्चन का जवाब से आप समझ जाएंगे, जो मैं पहले भी आपको कई बार बताता रहता हूँ, कि अगर कोई कंपनी बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है और एक फास्ट ग्रोथ पाथ पर है उस वक्त, तो उस फेज़ में जब वो ग्रो कर रही होगी, कैश फ्लो पॉजिटिव उसके लिए होना पॉसिबल नहीं है, और आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते वो कंपनी एकदम से कैश फ्लो पॉजिटिव हो जाएगी। कैश फ्लो पॉजिटिव धीरे धीरे कंपनी तभी आएगी जब उसका एक्सपैंड करके बड़ा बेस हो जाएगा, थोड़ी सी ग्रोथ नॉर्मल होने लगी, बहुत तेज़ी से ग्रो नहीं करेगी, और फिर वो अपने कैश फ्लोज को पॉजिटिव करने के बारे में सोचती है। बट एक छोटी कंपनी जब तेज़ी से एक्सपैंड कर रही है तो वो ना कैश फ्लो पॉजिटिव रह सकती है, और ना ही वो सोचती है कैश फ्लो पॉजिटिव के बारे में। उसी तरीके से अगला क्वेश्चन था इन्वेंट्री के बारे में। तो इनसे पूछा था कि इनका इन्वेंट्री भी काफ़ी तेजी से ग्रो कर रहा है कंपेयर टू लास्ट ईयर, इस साल इन्वेंट्री बढ़ा है बैलेंस शीट में। तो दे हैव गिवन अ सिमिलर आंसर कि इन्वेंट्री ऑल्सो शोज कि अगले साल जो ग्रोथ होने वाली है उसके लिए उन्होंने इन्वेंट्रीज पहले से रखी हुई हैं, और इनका जो पूरा इन्वेंट्री का साइकिल है वो भी थोड़ा लंबा है, क्योंकि समझिए ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग से लेकर रिटेलिंग तक पूरा कर रही है। जनरली अगर आप और कंपनीज को देखेंगे तो वो जो एपरल की रिटेल कंपनी है या वैल्यू रिटेल जो कंपनीज है वो खुद मैन्युफैक्चरिंग नहीं करती, मैन्युफैक्चरिंग किसी और से कराती है और खुद सेलिंग करती है। या कुछ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो कस्टमर के आगे डायरेक्टली सेल नहीं करती है, सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग करती है। बट ये कंपनी पूरे मैन्युफैक्चरिंग भी कर रही है और सेल भी कर रही है। तो इनके पास 2 टाइप की इन्वेंट्रीज होती है कि जो ये रॉ मटेरियल खरीदते हैं फिर उससे एपरल्स बनाते हैं, और जो एपरल्स अपने पास होते हैं, ये पूरी सिस्टम की एक इन्वेंट्री है जिसमें बोलते हैं अराउंड 100 डेज तक की इन्वेंट्री इनके पास होती है। और फिर ये उसको आगे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स में कस्टमर को बेचते हैं, तो वो 40-45 डेज की इन्वेंट्री और होती है। तो इनका जो ओवरऑल साइकिल है वो काफ़ी लंबा है, और इन्वेंट्री डेज भी इनके थोड़े ज़्यादा रहते हैं। और इन्वेंट्री के बारे में उन्होंने ये बोला कि इन्वेंट्री को कम करने का इनका कोई प्लान नहीं है, और ऐसा कोई कम करने का चांस भी नहीं है ग्रोइंग फेज में इन्वेंट्री को।
तो इसके बाद इनसे काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल पूछा गया कि अगर ये कैश फ्लो पॉजिटिव भी नहीं होने वाले, इन्वेंट्री भी कम नहीं करेंगे, तो हाउ दे प्लान टू ग्रो सो फास्ट, और उसके लिए इनके पास वर्किंग कैपिटल कहाँ से आएगा। तो व्हाट दे हैव टोल्ड इज की वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट फ्लक्चुएट होती रहती है इनकी, और दे टेक शॉर्ट टर्म डेट टू मैनेज देयर वर्किंग कैपिटल। अभी इनकी बैलेंस शीट पर अराउंड 45 करोड़ का वर्किंग कैपिटल का लोन है आई थिंक। उसमें से 20 CR अराउंड एक पास्ट में इनकी इन्वेंट्री जल गई थी एक डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में 20 करोड़ की, तो वो इन्वेंट्री इनको राइट ऑफ करने पड़ी, और वो 20 करोड़ का भी इनको शॉर्ट टर्म लोन लेना पड़ा वर्किंग कैपिटल को चलाने के लिए। तो अराउंड 45 करोड़ का डेट है इनकी बैलेंस शीट में। एंड व्हाट दे टोल्ड कि ये डेट ऊपर नीचे होता रहता है। ये एक कट ऑफ डेट आज 31 मार्च का, जैसे इस साल का अगर बैलेंस शीट निकला है तब का वर्किंग कैपिटल डेट इतना है, बट व्हाट दे टोल्ड कि हर मंथ हर क्वार्टर में ये वर्किंग कैपिटल डेट ऊपर नीचे होता रहता है। बट दे टोल्ड कि जितना अभी इनका वर्किंग कैपिटल का डेट चल रहा है दैट इज मोर देन इनफ टू फ्यूल द ग्रोथ, और इनका डेट टू इक्विटी रेशियो 0.2, 0.3 और 0.4 के बीच में फ्लक्चुएट करता रहता है पूरे साल। और इस फ्लक्चुएशन जो भी ये 0.2 से लेकर 0.4 के बीच में करता है दैट इज इनफ टू मैनेज देयर वर्किंग कैपिटल, और जो ग्रोथ इनकी है 50-60% की, उसको मैनेज करने के लिए भी इतना वर्किंग कैपिटल और इतना डेट टू इक्विटी रेशियो इनके लिए इनफ है। इसके अलावा और क्या पॉइंट था, इनसे एक और पॉइंट पूछा गया Q&Q सेल्स के बारे में। तो बेसिकली थॉमस स्कॉट ब्रांड का खुद का जो क्वार्टर एंड क्वार्टर का सेल, अगर वो इस बार का आप इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन देखेंगे तो क्वार्टर एंड क्वार्टर सेल थॉमस स्कॉट ब्रांड की टेपर ऑफ होती हुई देखिए। इनफैक्ट क्वार्टर एंड क्वार्टर सेल्स ग्रोथ उनकी हुई नहीं है, ऑलमोस्ट फ्लैट ग्रोथ रही है क्वार्टर एंड क्वार्टर में। तो इसका रीज़न उन्होंने ये बताया कि थॉमस स्कॉट ब्रांड की जो डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं इसमें थोड़ा सा इन्होंने इस साल चेंज किया है इस क्वार्टर में। ये अभी तक डायरेक्टली कस्टमर्स को बेचने के लिए जो ऑनलाइन अमेजन या फ्लिपकार्ट के, मिंत्रा के थ्रू बेचने के लिए खुद से जाके उनके डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स पे जाके अपना जो अपना फिनिश गुड्स है वो रखते थे और खुद डायरेक्ट कस्टमर को सेल करते थे। बट इस बार उन्होंने क्या किया, एक मेजर पोर्शन अपनी सेल्स एक डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू किया है। एक इन्होंने एक स्टॉकिस्ट को, एक डिस्ट्रीब्यूटर को अपना सारा माल बेच दिया अपनी बुक्स के हिसाब से, सारा तो नहीं बट एक कुछ पोर्शन का, और वो डिस्ट्रीब्यूटर आगे जाके अमेजन मिंत्रा के थ्रू ऑनलाइन सेल कर रहा है। तो इसकी वजह से क्या हुआ है, क्योंकि इन्होंने एक मेजर पोर्शन उस डिस्ट्रीब्यूटर को बेच दिया है। तो पहले ये लोग जो सेल्स डायरेक्ट कस्टमर को करते थे तो वो यूनिट सेल्स इनकी नंबर ऑफ वॉल्यूम्स में तो सेल उतनी हुई है, बट पहले क्योंकि कस्टमर को मान लीजिए 100 रुपीज़ में बेचते थे, तो अब ये डिस्ट्रीब्यूटर को इन्होंने मान लीजिए 90 रुपीज़ में बेचा है, क्योंकि कुछ मार्जिन उसका खुद का भी रहेगा, वो भी 10 रुपये मार्जिन लेगा। बट इनको वो इन्वेंट्री मैनेज करने की अब ज़रूरत नहीं है, और डायरेक्ट कस्टमर तक उसकी जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है वो सब करने की ज़रूरत नहीं है, इतने सारे डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर्स में माल रखने की ज़रूरत नहीं है। तो इन्होंने 100 रुपये की जगह 90 रुपये पर पीस के हिसाब से, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, वो सारा का सारा अपना फिनिश गुड्स उस डिस्ट्रीब्यूटर को बेच दिए। तो उसकी वजह से जो इनका सेल्स का जो करोड़ में वैल्यू है वो भले कम दिख रही हो, बट वॉल्यूम में ग्रोथ हुई है। और दे आर सेइंग कि जो इन्होंने प्राइस कम किया इसके वजह से इनके मार्जिन्स कम नहीं हुए हैं। जो इनको एक्स्ट्रा कॉस्ट आती थी उस इन्वेंट्री को मैनेज करने में, उस डिस्ट्रीब्यूशन को मैनेज करने में, बस वही उसमें से उन्होंने कम कर दिया है। तो वॉल्यूम की ग्रोथ हुई है, बट क्योंकि वैल्यू ग्रोथ नहीं दिख रही है, क्योंकि इन्होंने वो प्राइस थोड़ा कम किया है। पहले ये ज़्यादा प्राइस लेते थे, डायरेक्ट जिस प्राइस पे कस्टमर को सेल करते थे वो प्राइस लेके सेल्स दिखाते थे, तो ज़्यादा वैल्यू में सेल्स दिखती थी। तो वैल्यू में सेल्स भले ही ग्रोथ कम दिखी है, बट वॉल्यूम अच्छी ग्रोथ हुई है, और इस लेस वैल्यू की वजह से भी इनके EBITDA मार्जिन्स बिल्कुल भी कम नहीं हुए। इनफैक्ट इस चैनल के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट करने से इनके EBITDA मार्जिन्स पहले से बेटर ही हुए हैं, बट दे हैव टोल्ड। सो ऑल दो सेल्स ग्रोथ थोड़ी कम दिख रही है, बट EBITDA मार्जिन्स बेटर हुए हैं, और पैट की ग्रोथ या मान लीजिए EBITDA की ग्रोथ बेटर ही होगी इसकी वजह से, बट दे हैव टोल्ड। उसके अलावा रिसीवेबल्स को लेके क्वेश्चन था कि रिसीवेबल्स कम होने का कोई प्लान है, तो उन्होंने बोला दे आर वर्किंग ऑन इट, और रिसीवेबल्स दे विल ट्राई टू ब्रिंग डाउन, बट एज देयर प्रॉफिट एंड सेल्स इज ग्रोइंग रिसीवेबल्स इज ऑल्सो ग्रोइंग। और एक और भी पॉइंट था रिसीवेबल्स में कि जो इनका 20 करोड़ की रॉ मटेरियल की आग लगी थी, वो 20 करोड़ इनको अभी इंश्योरेंस क्लेम के थ्रू लेना है इंश्योरेंस कंपनी से। तो वो क्लेम इन्होंने डाला हुआ है, तो वो क्लेम का भी रिसीवेबल में वो 20 करोड़ दिखा रहा है। तो 20 करोड़ रिसीवेबल सिर्फ इसी वजह से बढ़ा हुआ है कि इनका एक इंश्योरेंस का क्लेम डाला हुआ है। वो इंश्योरेंस का क्लेम जब तक आता नहीं है तब तक वो 20 करोड़ लगा रहेगा बैलेंस शीट में कि एज अ रिसीवेबल की वो आना है। तो एक इन्वेस्टर ने इनसे पूछा था कि इनकी रिसीवेबल्स की ग्रोथ जो है वो काफ़ी ज़्यादा हुई है इस साल कंपेयर टू प्रॉफिट ग्रोथ, या सेल्स ग्रोथ उतनी नहीं हुई है, या प्रॉफिट की ग्रोथ इतनी नहीं हुई है जितनी रिसीवेबल्स की हुई है। तो उसका भी उन्होंने ये जवाब दिया कि अगर ये जो इनका रिसीवेबल एक इंश्योरेंस का 20 करोड़ का अगर हटा दें
तो इनकी प्रॉफिट ग्रोथ ऑलमोस्ट रिसीवेबल ग्रोथ के बराबर ही हुई है। और इनकी प्रॉफिट ग्रोथ भी थोड़ी सी परसेंटेज में कम इसलिए देखिए कि कुछ एक्सेप्शनल आइटम्स थे इस साल। एक तो इनको इंश्योरेंस क्लेम जो आना है उसमें से 1 करोड़ इनको समझ में आ गया नहीं आएगा, तो इन्होंने 1 करोड़ का ऑलरेडी लॉस बुक कर लिया एक्सेप्शनल आइटम्स में, तो उसकी वजह से भी प्रॉफिट ग्रोथ कम हुई है। बट अगर इस एक्सेप्शनल आइटम को हटा दें और 20 करोड़ के जो रिसीवेबल्स है वो हटा दें जो इंश्योरेंस के स्पेशल है, तो रिसीवेबल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ ऑलमोस्ट सिमिलर है इन परसेंटेज टर्म्स। इसके अलावा इनसे क्वेश्चन पूछा गया है कि आपका एवरेज सेलिंग प्राइस कितना है पर पीस का, तो इन्होंने बताया कि जो इनका थॉमस स्कॉट ब्रांड खुद का है इसका तो ये लोग बता सकते हैं अराउंड 999,000 रुपीज़ के आसपास है पर यूनिट एवरेज सेलिंग प्राइस जो अपैरल से जो भी आइटम्स ये बेचते हैं। बट जो ये लाइसेंस ब्रांड्स पे बेचते हैं बहुत ज़्यादा वेरी करता है, तो दे विल नॉट बी एबल टू से एग्जैक्टली, बट 600-700 रुपये से लेके 2500-3000 रुपये तक के आइटम्स भी ये लोग बेचते हैं। तो आप देखिए वैल्यू चेन में काफ़ी वाइड वैरायटी है इनके पास। 600-700 रुपये के आइटम से लेके 2500-3000 रुपये तक की शर्ट्स पैंट्स या जो एप्रल्स होते हैं ये बेचते हैं। तो काफ़ी हाई प्रीमियम प्रोडक्ट्स भी जो 2500-3000 रुपये तक के हैं वो भी इनके सप्लाई चेन में है। उसके बाद कैपेसिटी को लेके क्वेश्चन पूछा गया है कि आर यू वर्किंग इन फुल कैपेसिटी, डू हैव द कैपेसिटी फॉर ग्रोथ। तो उन्होंने बताया जो इनकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी वो ऑलरेडी पूरी तरीके से यूटिलाइज्ड है, और इनफैक्ट ये लोग 100% कैपेसिटी यूज़ करने के बाद कुछ एक्स्ट्रा कैपेसिटी भी यूज़ कर रहे हैं। रेंट पे इन्होंने फैक्ट्रीज ली हुई है, 1-2 फैक्ट्रीज ऐसी हैं जो इन्होंने रेंट पे ली हुई हैं कुछ महीने के लिए, कुछ क्वार्टर्स के लिए लेते हैं, जहाँ पे इनके खुद के वर्कर्स क्वालिटी मैनेजर्स जाके मैन्युफैक्चरिंग करते हैं उन कपड़ों की। और एक्सपेंशन का इन्होंने बताया कि शोलापुर में इनका प्लांट है, उसमें इनका ऑलरेडी एक्सपेंशन का प्लान है एंड दे हैव अ बिग प्लेस देयर जहाँ पे आसानी से एक्सपेंशन कर सकते हैं। और उन्होंने डायरेक्टली नंबर्स नहीं दिए कि कितने इन्वेस्ट करने में एक्सपेंशन को लेकर, बट द मैनेजमेंट क्लियरली सेड कि एक्सपेंशन का प्लान है इनका करने का। और इसके अलावा एक और भी क्वेश्चन था इनके ऑफलाइन स्टोर्स के बारे में। इनके अराउंड 6 स्टोर्स हैं ऑफलाइन जहाँ से ऑफलाइन अपने कपड़े बेचते हैं। तो पूछा गया व्हाट इज़ द एक्सपेंशन प्लान फॉर ऑफलाइन स्टोर्स, तो बट दे हैव टोल्ड कि ये ऑफलाइन स्टोर्स को ऑर्गेनिकली ग्रो करने लगेंगे। जो बिजनेस में ऑनलाइन सेलिंग में और बाकी जगह जो पैसा लगा हुआ है वहाँ से पैसा निकाल के ये ऑफलाइन स्टोर्स को ग्रो करने में नहीं लगाना चाहता, क्योंकि ROC इनका ऑनलाइन का बेटर है, ऑफलाइन का ROC इज़ लेस। तो ये ऑफलाइन स्टोर्स को ऑर्गेनिकली ही ग्रो करना चाहते हैं। और करंटली जो 6 स्टोर्स हैं जब वो इतना रेवेन्यू प्रॉफिट बना लेंगे कि उसी पैसे से एक और स्टोर खोल सकते हैं, तभी ये उसको एक्सपेंड करेंगे 7 स्टोर को। जब तक ऐसा नहीं होता तब तक ये नहीं करेंगे। सो दे वांट टू इंटेलिजेंटली डिप्लॉय देयर कैपिटल, ऐसी जगह कैपिटल नहीं लगाना चाहते जिसका रिटर्न कम है कंपेयर टू इनका ऑनलाइन जो पूरा बिजनेस चल रहा है। उसके बाद जो इनका इंश्योरेंस का जो पैसा है ये आपको एक पॉइंट इनका समझना होगा, जो इनका एक रिस्क फैक्टर भी है, क्योंकि इनको जो 20-22 करोड़ की इन्वेंट्री का लॉस हुआ था वो उसके अगेंस्ट इन्होंने वर्किंग कैपिटल लोन तो ले लिया और इनकी ग्रोथ ठीक ठाक चल रही है, बट वो 20-22 करोड़ इन्होंने बुक्स में अभी भी दिखाया हुआ है एज अ रिसीवेबल इनको इंश्योरेंस कंपनी से मिलेगा और एज अ लॉस नहीं बुक किया। अगर उसमें से 1 करोड़ इन्होंने ऑलरेडी एज अ लॉस बुक कर लिया है, क्योंकि 1 करोड़ इनको समझ में आ गया कि इंश्योरेंस का पैसा नहीं मिलेगा, बट बाकी का बचा हुआ 20 करोड़ जो है वो अभी भी इनको लगता है कि मिल जाएगा। बट अगर बाई चांस ऐसा कुछ हुआ कि इनका इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट हो गया या उसमें से इनको 50% ही मिला, 50% नहीं मिला, तो ये इनके लिए एक बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से इनकी कंपनी का साइज़ है, इनका नेक्स्ट ईयर का पूरा प्रॉफिट ही हो सकता है 27, 28, 30 करोड़ आए। तो अगर उसमें से 20 करोड़ इस इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्शन की वजह से इनको लॉस लेना पड़ा, तो इनकी सारी की सारी मैथ्स और वैल्यूज चेंज हो जाएंगी और इनका प्रॉफिट अगले साल का बहुत कम हो सकता है। तो ये एक रिस्क फैक्टर है जो आपको साथ में लेके चलना होगा, बट इसके चांसेस बहुत कम है क्योंकि दे आर कॉन्फिडेंट कि जो भी इनका इंश्योरेंस क्लेम है दैट इज़ जेन्युइन और इनको एक मेजर पोर्शन वो वापस मिल जाना चाहिए। और ओवरऑल ग्रोथ के ऊपर मैनेजमेंट से 2-3 बार कॉन कॉल में पूछा गया कि आप अगले साल की क्या ग्रोथ गाइडेंस देंगे, तो इन्होंने कोई क्लियर कट ग्रोथ गाइडेंस नहीं दी, बट मैनेजमेंट ने ऐसा 2-3 बार अपनी कॉन कॉल में बोला कि जो इनका पास्ट का ग्रोथ रहा है दे वुड लाइक टू मेंटेन देयर ग्रोथ एंड दे आर कॉन्फिडेंट कि इनकी पास्ट की 1-2 साल की जो ग्रोथ रही है दे विल बी एबल टू मेंटेन इट। तो इसका मतलब ये है कि आराम से 50-60% तक ग्रोथ ये कंपनी कर सकती है एंड दे आर कॉन्फिडेंट कि 50-60% की ग्रोथ ये आगे कंटिन्यू करेंगे। और अगर हम कंपनी का एक क्विक वैल्यूएशन एनालिसिस करें तो देखिए इस साल का जो पूरे साल के इनके रेवेन्यूज अराउंड 255 CR रहे हैं और जो इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो अराउंड 19 CR रहे हैं। तो 50-60% सेल्स को लेके कंपनी इज़ वेरी कॉन्फिडेंट और इनका ट्रैक रिकॉर्ड देखते हुए और इस कंपनी का बिजनेस मॉडल देखते हुए भी आई थिंक 50-60% ग्रोथ आसानी से कर सकती है।
और अगर हम 50% की ग्रोथ बिलिंग ऑन द लोअर साइड कंजर्वेटिव, तो अराउंड इनकी अगले साल की जो सेल्स रेवेन्यूज है टोटल, वो 255 प्लस 50% अराउंड 375 380 सी आर तक रह सकते हैं। और जो इनका प्रॉफिट है वो 19 सी आर साल रहा है, तो अगले साल 27 28 29 सी आर तक रह सकता है। और अगर इन कंपनी का पी आप देखेंगे जो करंट मार्केट क्रैप है, वो करंट प्रॉफिट जो है इनका पैट, उस पर भी पी अराउंड 18 का है। और अगर आप 1 ईयर फॉरवर्ड पी देखेंगे तो वो अराउंड 13 का पी निकल जाएगा, विच इज़ वेरी वेरी चीप। बट जो एक मेजर रिस्क फैक्टर है वो इंश्योरेंस के 20 सी आर का है, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। और रिसेंटली आई थिंक थोड़ा सा स्टॉक का प्राइस प्रेशर में आया था, नीचे आया था, अभी थोड़ा रिकवर भी कर गया। उसमें कुछ नैरेटिव बीच में चला था, कैश फ्लो पॉजिटिव नहीं है कंपनी, कैश फ्लो नेगेटिव, और जो इनके रिसीवेबल्स बढ़े हैं उसको लेके भी थोड़ा नेगेटिव नैरेटिव चला था। बट आई थिंक कॉन कॉल के बाद काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई है। तो मेरे हिसाब से ये कंपनी आपकी वॉच लिस्ट में होनी चाहिए, आपको स्टडी करना चाहिए, एनालाइज करना चाहिए। बट अगेन दिस इज नॉट अ सेल और बाई रिकमेंडेशन, मैं आपको कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ इस कंपनी के स्टॉक के बारे में। जस्ट इस वीडियोस में आपको ये बताना चाहते थे कि कैसे कंपनीज को एनालाइज करते हैं, ग्रोथ स्टॉक को आप कैसे समझ सकते हैं, उसके बिजनेस मॉडल को कैसे समझ सकते हैं, और उसके फाइनेंशियल रिजल्ट्स, और खासतौर पर उसकी कॉन कॉल में मैनेजमेंट ने क्या बोला है, वो सब आप कैसे एनालाइज कर सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। और इस मेरे चैनल पे आप कंपनी एनालिसिस को लेके एक प्लेलिस्ट है जिस पे आपको इस टाइप के वीडियोस मिल जाएंगे, जिसमें डिटेल में कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में मैंने बताया है, और उसके लेटेस्ट जो क्वार्टरली रिजल्ट्स आए हैं उसमें वो कंपनी के कैसे रिजल्ट्स आए हैं, आगे ग्रोथ आउटलुक कैसा है, और मैनेजमेंट क्या कह रहा है उसके बारे में। तो ये सब आपको उस प्लेलिस्ट में काफ़ी वीडियोस आपको मिल जाएंगे। आगे भी मैं वीडियोस डालता रहूँगा, और जिस कंपनीज के बारे में मैं बात करता हूँ उसके मैं कोशिश करूंगा कि हर क्वार्टर के रिजल्ट्स के बाद एक एनालिसिस, एक आउटलुक, उसका प्रेजेंट सिनेरियो कैसा चल रहा है वो मैं जरूर डालूँ। सो अगर आपके कुछ फीडबैक्स हैं, आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मेरा नंबर स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है। अगर आपके कुछ क्वेरीज हैं, कुछ पर्सनल क्वेश्चंस हैं, तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। इस चैनल पे आपको इक्विटी, रियल एस्टेट, हर चीज़ का कंटेंट मिल जाएगा, और एक ये यूनिकनेस है इस चैनल की। सो थैंक यू वेरी मच, दैट्स ऑल फॉर टुडे।